हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट की एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है इस एक्ट का। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। As per section 78 subsection 3, how are the cost of conciliation generally borne by the parties? मतलब parties जो है वो कैसे, जो conciliation के जो भी खर्चे आ रहे हैं, जो भी cost आ रही है, वो उसको कैसे parties बियर करेगी, कैसे वहन करेगी। तो जनरली दोनों, जब तक कि एग्रीमेंट में कुछ नहीं मेंशन किया है तब तक दोनों इक्वली ही बियर करेगी। तो द कॉस्ट आर बॉर्न इक्वली बाय द बोथ पार्टीज अनलेस एग्रीड अदरवाइज। ये सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 में बोला गया है। इसमें एडिशनल है, इफ वन पार्टी इनकर्स एडिशनल एक्सपेंसेस बियॉन्ड दोज कवर्ड इन द कंसिलेशन प्रोसीडिंग, दैट पार्टी मस्ट बियर इट्स ओन कॉस्ट। अब अगर जो उनके कंसिलेशन प्रोसीडिंग में जो कवर्ड होने चाहिए उससे ज्यादा का अगर कोई एक पार्टी एक्सपेंसेस करती तो उसे खुद उस पार्टी को ही बियर करना पड़ेगा उस कॉस्ट को। नहीं, जनरली इक्वल बियर करेंगे, लेकिन अगर किसी ने ज्यादा खर्चा कर दिया है तो फिर उसे ही करना पड़ेगा। और अगर एग्रीमेंट उनके जो कंसिलेशन प्रोसीडिंग में अगर डिसाइड किया गया अदर कि इस तरीके से बियर करेंगे तो उस हिसाब से किया जाएगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 79 सबसेक्शन 3, इफ द रिक्वायर्ड डिपॉजिट आर नॉट पेड बाय बोथ पार्टीज विद इन 30 days, व्हाट कैन द कंसिलेटर डू? मतलब 30 दिनों के अंदर जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो डिपॉजिट करना है ना। तो ये याद रखिएगा, 30 दिन का मेंशन किया गया कि 30 दिन में डिपॉजिट करना है। अगर नहीं किया जाता है तो फिर कंसिलेशन जो कंसिलेटर है वो क्या कर सकता है? तो वो क्या कर देगा, प्रोसीडिंग को क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा या फिर टर्मिनेट कर देगा। तो सस्पेंड और टर्मिनेट द प्रोसीडिंग। According to section 79 subsection 3, if the required deposit are not paid in full within 30 days, the conciliator has the authority to either suspend the proceeding or terminate them by making a written declaration. तो ये written declaration के द्वारा conciliator कर सकता है। Next है, as per section 80 clause A, can a conciliator act as an arbitrator or counsel in the subsequent arbitral और जुडिशियल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द सेम डिस्प्यूट? पूछा है जो कंसिलेटर है ना, जो डिस्प्यूट में कंसिलेटर बनाया गया है, क्या वो आगे अगर मान लीजिए कंसिलेटर की प्रोसीडिंग फुलफिल नहीं, मतलब वो यूजफुल नहीं रह रही है उस डिस्प्यूट के लिए, तो फिर क्या होगा, आर्बिट्रेशन में गए अगर, तो वहां पे क्या वो एक आर्बिट्रेटर के रूप में काम कर सकता है, या फिर कोई भी आर्बिट्रल सब्सिक्वेंट आर्बिट्रल की जो प्रोसीडिंग उसमें काउंसिल हो सकता है, या कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो सेम डिस्प्यूट में जुडिशियल प्रोसीडिंग में वो उसका मतलब पार्ट बन सकता है क्या, ये पूछा गया। तो नहीं, वो नहीं बन सकता। नो अनलेस एग्रीड अदरवाइज बाय द पार्टीज। अगर जब तक पार्टीज एग्री नहीं होती तब तक वो नहीं बन सकता है। तो जनरली क्या कहा गया है कि वो नहीं एक्ट कर सकता है इस तरीके से, लेकिन अगर पार्टीज एक्सप्रेसली एग्रीड हो जाती है तो वो कर सकता है। तो अंडर सेक्शन 80 क्लॉज ए, अ कंसिलेटर कैन नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर और काउंसिल इन द सेम डिस्प्यूट unless the parties have expressly agreed to allow it. This maintains neutrality and avoids conflict of interest. चलिए नेक्स्ट है, as per section 80 clause B, can the conciliator be called as a witness in arbitral or judicial proceeding related to the dispute? अब उस डिस्प्यूट जिस डिस्प्यूट में उसने कंसिलेटर का काम किया है, क्या बाद में अगर उस पर आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या उसको एज अ विटनेस बुलाया जा सकता है? तो नहीं बुलाया जा सकता है ना। तो क्लॉज बी में बोला गया है कि नो अंडर एनी सर्कमस्टेंस, मतलब किसी भी परिस्थिति में नहीं बुलाया जाएगा उसको। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 क्लॉज बी, अ कंसिलेटर कैन नॉट बी प्रेजेंटेड एज अ विटनेस इन एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग related to the same dispute. This provision ensure the confidentiality of conciliation proceeding and prevent undue influence on the आउटकम। तो ये इसलिए दिया गया है कि जो गोपनीयता, जो वो उसकी प्रोसेस जो हुई थी वो गोपनीय बनी रहे, है ना, और साथ ही कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सके उसका। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 81 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, which of the following statement is true regarding the admissibility of evidence in other proceeding? क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक्शन 81 में बोला है
कि अगर कोई अदर प्रोसीडिंग है तो उसमें जो अन्य कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकृति जो एविडेंस है उसकी एडमिसिबिलिटी के संबंध में क्या कथन सत्य है ना। तो यहाँ द पार्टीज कैन यूज द एडमिशन मेड बाय द अदर पार्टी ड्यूरिंग कंसिलेशन, वो तो ये गलत है कि पक्षकार क्या है कि जो कंसिलेशन के दौरान उसने जो एडमिट किया है उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब पक्षकार ने जो एडमिट की है चीजें उसको सुलह प्रक्रिया के दौरान जो एडमिसिबिलिटी उसमें यूज कर सकते हैं, तो नहीं, ऐसा यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। द कंसिलेटर्स प्रपोजल्स कैन बी इंट्रोड्यूस एज एविडेंस इन कोर्ट, तो अब जो प्रपोजल दिया था उसको एक एविडेंस के तौर पर कोर्ट में यूज कर सकते हैं, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। एनी विलिंगलीनेस एक्सप्रेस बाय अ पार्टी टू एक्सेप्ट अ सेटलमेंट कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस, तो किसी भी पक्ष द्वारा सुलह को स्वीकार करने की इच्छा को, अगर किसी भी पार्टी ने कंसिलेशन जो दिया है, जो भी उसके बारे में एग्री हुए, प्रस्ताव रखा था, उसके मतलब उस पर उस साक्ष्य के रूप में उसको मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया उस इच्छा को, तो उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर एक्सेप्ट कर भी लिया सेटलमेंट को तो वो एज ए एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता है। व्यूज एक्सप्रेस ड्यूरिंग कंसिलेशन कैन बी यूज इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग, तो जो भी विचार व्यक्त किए गए थे तो उसको एक कार्रवाई में मतलब उसको यूज किया जा सकता है, तो इस तरह ये भी नहीं यूज किया जा सकता, मतलब ये गलत है स्टेटमेंट। तो सेक्शन 81 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट स्टेट दैट नो पार्टी कैन इंट्रोड्यूस एज एविडेंस व्यूज एक्सप्रेस ड्यूरिंग कंसिलेशन, है ना, तो वो कोई एविडेंस के रूप में इनको यूज नहीं कर सकते अगर कोई व्यूज एक्सप्रेस किए गए थे कंसिलेशन में, एडमिशन की गई थी अगर किसी पार्टी ने, है ना, प्रपोजल दिया गया था कंसिलेटर के द्वारा, या फिर उन्होंने एक्सप्रेसली अपनी इच्छा जताई थी कि वो सेटलमेंट के लिए एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसी किसी भी चीज को वो एविडेंस के रूप में यूज नहीं कर सकते। Next, under which section of the Arbitration and Conciliation Act does the High Court have the power to make rules for proceeding under this Act? मतलब हाई कोर्ट रूल्स बना सकती है इस एक्ट के, तो कौन से सेक्शन में मेंशन किया गया है? तो ये सेक्शन 82 में दिया गया है, जहां पर हाई कोर्ट सॉरी सेक्शन 82, तो सेक्शन 82 में बोला गया है कि द एक्ट grants the High Court the authority to frame rules regarding proceeding under this act, इस एक्ट में वो रूल फ्रेम कर सकती है, हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई है, और these rules must be consistent with the act, जो रूल्स बनाएंगे वो जो एक्ट के प्रोविजन है उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, एंड हेल्प इन द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्बिट्रेशन कंसिलेशन प्रोसीजर, और इस तरीके के रूल होने चाहिए कि वो आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन की जो प्रोसीजर है उसको स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके, इस वे में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 83 हु हैज द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटिंग द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, इस एक्ट के तहत जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट है अगर उसमें कोई डिफिकल्टीज आती है उसको इस एक्ट के तहत अगर कोई डिफिकल्टीज आती है तो किसके पास अथॉरिटी है कि वो उसको रिमूव कर सकता है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, तो ये सेक्शन 83 में मेंशन किया गया है। as per section 83 if any difficulty arises in implementing the provision of the arbitration and conciliation act, मतलब इस एक्ट को के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तब कोई डिफिकल्टी आ रही है तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू इशू ऑर्डर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑर्डर इशू करेंगे ऑफिशियल गजेट के थ्रू, है ना, टू रिमूव सच डिफिकल्टीज, कि उस डिफिकल्टी को रिमूव किया जाए। हाउएवर दिस पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज विद इन 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, पर ये एक्ट के कमिटमेंट से 2 साल के अंदर ये डिफिकल्टीज हटाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक ऑर्डर टू रिमूव डिफिकल्टी अंडर सेक्शन 83, तो ये हमने अभी देखा है कि 2 साल के भीतर कमेंसमेंट से, तो 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड फॉर अ कंसिलेटर आफ्टर द कंसिलेशन प्रोसीडिंग, मतलब कंसिलेशन प्रोसीडिंग के बाद कंसिलेटर को किस चीज की परमिशन नहीं दी गई, मतलब उसको अनुमति नहीं है उस प्रक्रिया के बाद। ठीक है, तो एक्टिंग एज आर्बिट्रेटर इन द सेम डिस्प्यूट,
ठीक है, तो ये भी परमिशन नहीं है, वो एक बार कंसिलेटर बन गया तो वो एज ए आर्बिट्रेटर काम नहीं कर सकता है। रिप्रेजेंटिंग अ पार्टी इन कोर्ट, कोर्ट में उसको पार्टीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। बीइंग अ विटनेस इन आर्बिट्रल और प्रोसीडिंग, और वो विटनेस भी नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है। तो और यहाँ पे अगर क्वेश्चन होगा कि परमिट करता है, तो फिर यहाँ पर ये है कि प्रोवाइडिंग लीगल कंसल्टेशन टू एनी पार्टी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन अगर आएगा तो यहाँ पे ए बी सी तीनों आंसर आएंगे, है ना। अगर नहीं नेगेटिव में पूछा जाता है, पॉजिटिव में पूछा जाता है, तो ये आएगा। सेक्शन 80 में हम देख चुके हैं कि ये चीज काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस इन आर्बिट्रल जुडिशियल प्रोसीडिंग, इनमें से किससे एक साक्ष्य के रूप में कार्यवाही में यूज नहीं किया जा सकता है। तो व्यूज एंड एक्सप्रेस बाय द अदर पार्टी रिगार्डिंग द सेटलमेंट प्रपोजल को यूज नहीं कर सकते, एडमिशन को यूज नहीं कर सकते, मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है what happen if the central government makes a rule under section 84, अगर सेक्शन 84 के तहत अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रूल्स बनाए तो क्या होगा। तो द रूल मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर बोथ हाउस, तो यहाँ पे पहले पार्लियामेंट के सामने हमें प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो रूल कैन बी मॉडिफाइड और अनल्ड बाय पार्लियामेंट, तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी। तो अंडर सेक्शन 84 एनी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी लेड बिफोर both house of parliament, or if parliament modifies or annul the rule it will take effect in the modified form or cease to exist, तो जैसा वो उसको एक्सेप्ट करेंगे उस हिसाब से वो लागू हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।